नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, तो यहाँ सेंटर गवर्नमेंट में संसद, प्रधानमंत्री, इनका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। अब चूँकि केंद्र सरकार संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो प्रकार की सरकारों का वर्णन किया जाता है, तो हम यहाँ देखते हैं राज्य सरकार में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो गवर्नर होता है, जिसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। तो आज हम वास्तविक राज्य का जो शासक होता है, वास्तविक शासक जिस प्रकार से सेंटर में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होता है, उसी प्रकार से राज्यों में या संघ की इकाइयों में मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद होता है, जिसका अनुच्छेद 163 से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। ऐसा हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की जो अपॉइंटमेंट होती है, मुख्यमंत्री बेसिकली पहले तो एक एमएलए ही होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 के अनुसार की जाती है। जबकि अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस आधार पर करेगा? राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलवानी होती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जिस दल का विधानसभा में बहुमत होगा, उस बहुमत दल के नेता को, जिस दल का बहुमत होगा, वो व्यक्ति या वो नेता या वो एमएलएज आपस में मिलकर अपने दल का नेता चुन लेते हैं। अर्थात बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है और उस बहुमत दल के नेता को गवर्नर अर्थात राज्यपाल सीएम पद की शपथ दिलवाते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है? मुख्यतः साधारणतः मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है मुख्यमंत्री और निम्नांकित 3 स्तर के मंत्रियों से मिलकर के होती है। तो उस जो मुख्यमंत्री उसका मंत्रिपरिषद होगा, उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य स्तर के मंत्री होंगे और उपमंत्री होते हैं। राज्य मंत्रिमंडल या कैबिनेट का गठन किस प्रकार से होगा उसको हम देखते हैं। इसका गठन मुख्यमंत्री और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर होता है। अर्थात हम यूँ कहें कि जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट किसे कहेंगे? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद संख्या में ज़्यादा होती है, जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट, इसको हम इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं या मंत्रिमंडल बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे मंत्री होते हैं जो अपने विभागों के मुखिया होते हैं। मंत्रिपरिषद संख्या में बड़ा होता है, जबकि मंत्रिमंडल होता है वो संख्या में छोटा होता है। मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि उनके पास में प्रमुख विभागों के प्रभार होते हैं। राज्य सरकार के समस्त निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह मशविरा के आधार पर ही करते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के गठन की पूर्ण शक्ति मुख्यमंत्री को प्राप्त है या मुख्यमंत्री में निहित होती है। संसदीय सचिव
और राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, यद्यपि इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पार्लियामेंट्री सचिव जो होते हैं वो बेसिकली मंत्रिपरिषद के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसका संविधान संशोधन नंबर है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया 2003 में कि इस मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। पहले क्या था, हर मुख्यमंत्री अपने सपोर्टर्स को या अपने जो एमएलएज हैं उन सभी को राजी करने के लिए बहुत हद तक संख्या में ज़्यादा मंत्री बना दिए जाते थे। अब उसको संविधान के द्वारा कंट्रोल किया गया है और 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह निश्चित किया गया कि इसके द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, या 15% में मिनिस्टर भी होंगे इंक्लूडिंग सीएम और मिनिस्टर्स, कुल मिलाकर के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। इस एग्जाम्पल को हम हमारे यहाँ देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ केवल विधानसभा है। तो 91 संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 200 का 15% को अपन जब निकालते हैं तो बटा करते हैं 100, ये इससे कट गया, 15 दुआ 30। इस 30 संख्या के अंतर्गत सीएम भी आएंगे और 29 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं, अर्थात 31वां व्यक्ति या एमएलए को हम मंत्री नहीं बना सकते। अधिकतम सदस्य संख्या राजस्थान के अंदर 30 होगी, उसमें सीएम भी शामिल होगा। ये सीएम प्लस मंत्रियों की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होगी। चूँकि राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, उस हिसाब से 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमारे यहाँ अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वो होगी 30। अब हम बात करते हैं कि इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। मंत्री और मुख्यमंत्री बेसिकली पहले एमएलएज होते हैं, उनमें अधिकतम 25 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। अब इसका जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि ये कभी भी भंग की जा सकती है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब इनका त्यागपत्र अगर देना हो तो मुख्यमंत्री और मंत्री किस प्रकार से किसको त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री दोनों ही अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, तथा मुख्यमंत्री का त्यागपत्र पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो उस संपूर्ण राज्य सरकार का जो त्यागपत्र माना जाएगा, अर्थात सरकार गिर जाएगी या उसकी जगह दूसरी सरकार का गठन किया जाएगा। पद से हटाने की प्रक्रिया, इनको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को पद से विधानसभा के द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और वो पास हो जाए तो उसको मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को उसी दिन पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। किसी भी मंत्री को पद से मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और उसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। सामूहिक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। शपथ की बात जहाँ तक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ जो होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मुख्य प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया। मुख्यमंत्री राज्य के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि दो तरह के मुखिया होते हैं। हेड ऑफ स्टेट अर्थात राज्य का जो मुखिया होता है, इकाई का जो मुखिया संवैधानिक प्रधान जो होता है वो गवर्नर होता है, और वास्तविक जो शासक होता है, शासन चलाने वाला होता है, वो सीएम कहलाता है, जिसे हम राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जबकि एक मंत्री अपने विभाग के शासन का राजनीतिक प्रधान, हर मंत्रियों के अपने अपने विभाग बटे हुए होते हैं और उनका वो कैबिनेट स्तर का मंत्री उस विभाग का प्रभारी होता है, प्रभार उसके हाथ में होता है। यदि मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी उसे मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगले 6 महीने के भीतर भीतर उसे उस सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा वह 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं बना रह सकता। ऐसा केस झारखंड में जो शिबू सोरेन थे उनके समय हुआ था। उनको सीएम बना दिया गया, लेकिन वो अगले 6 महीने के अंदर अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए और उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। राज्य के शासन में उप मुख्यमंत्री का पद प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम श्री सचिन पायलट को बनाया गया, लेकिन आपसे कोई पूछे कि डिप्टी सीएम का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारत के संविधान इस संदर्भ में मौन है, अर्थात भारत के संविधान में डिप्टी सीएम का प्रावधान कहीं भी नहीं किया गया है। ये एक परंपरा बनी चली आ रही है, या परंपरा के आधार पर हम कह सकते हैं। चूँकि भारत का संविधान लिखित है, परंपराओं पर आधारित नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित होते हुए भी कहीं न कहीं इसमें कन्वेंशंस यानी रीति रिवाज और परंपराओं का भी स्थान है। आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम पद का जो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, फिर भी कई राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां और कार्य, किस प्रकार से मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक प्रधान होता है और राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग वो करता है। हालांकि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो वहाँ के सीएम होते हैं। मुख्यमंत्री ही राज्य मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल तथा सरकार दोनों का नेता होता है और बहुमत दल और सरकार दोनों का नेतृत्व करते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्री की नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा, उन्हें पद से हटाने की सलाह आदि मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को देते हैं या करते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर विधानसभा को भंग भी करवा सकते हैं। राज्य के शासन, प्रशासन, विधायी कार्य, सूचना मुख्यमंत्री के ही राज्यपाल को देते हैं। मुख्यमंत्री अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, वास्तविक प्रधान होता है, उसी प्रकार से राज्यों में या प्रांत की इकाइयों में जो इकाइयाँ होती हैं, इन इकाइयों में सीएम का जो पद होता है वो सर्वे सर्वा होता है। संपूर्ण शक्तियाँ, विधायी, राजनीतिक, कार्यपालिका, न्यायिक शक्तियाँ जो होती हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं, और ये कुल मिलाकर के विधानसभा के बहुमत दल का नेता, शासन का नेता और संपूर्ण शक्तियाँ सीएम में निहित होती हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आपके 4th यूनिट का 2nd चैप्टर अब कंप्लीट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो के लिए आप इसको देखें और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर एक असाइनमेंट भी करते रहें कि राज्य जो विधानसभा होती हैं उसके जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। आप अपनी नोटबुक में इस सवाल को जरूर करें। थैंक यू।